हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जिसे कविता का व्याकरण और उसकी सुंदरता का आधार भी माना जाता है। बिल्कुल, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हाँ, ये परीक्षा की दृष्टि से याद रखना बहुत जरूरी है कि छंद का सबसे पहला जिक्र वो ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, तो अब छंद की परिभाषा पर आते हैं। गद्य यानी प्रोज, इसमें अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम और मात्रा गणना। मतलब यहाँ गद्य और पद्य में एक अंतर बताया गया है। गद्य में अक्षरों, उनकी संख्या या फिर मात्राओं की गिनती के नियम वो उतने सख्त नहीं होते। और पद्य यानी वर्स, ये यति मतलब पॉज और गति मतलब फ्लो से युक्त रचना होती है। गद्य व्याकरण से नियंत्रित होता है, जबकि पद्य छंद शास्त्र से। हाँ, पद्य यानी कविता एक ऐसी रचना है जिसमें यति यानी एक ठहराव होता है और गति यानी एक प्रवाह। गद्य तो सामान्य व्याकरण के नियमों से चलता है, पर पद्य छंद शास्त्र के नियमों से बंधा होता है। और एक और परीक्षा तथ्य, पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र का आदि प्रणेता माना जाता है, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि छंद शास्त्र की शुरुआत पिंगल ऋषि ने की थी और इसी वजह से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं छंद के 7 अंग। हाँ, अब हम छंद को बनाने वाले जो 7 हिस्से हैं उनके बारे में जानेंगे। ये हैं चरण या पद, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। तो ये 7 अंग हो गए चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। और यहाँ एक और जरूरी बात है, छंद के नियमों का संकलन छंद सूत्र नाम के ग्रंथ में है। हाँ, तो परीक्षा के लिए ये याद रखना चाहिए कि छंद से जुड़े जितने भी नियम हैं उनका संग्रह छंद सूत्र नाम की किताब में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चरण और वर्ण। ठीक है, तो अब हम चरण और वर्ण को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। चरण यानी फीट। प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक पंक्ति को दल या पद कहते हैं। इसका मतलब है कि आमतौर पर किसी भी छंद में 4 हिस्से या चरण होते हैं और हर लाइन को दल या पद भी कहा जाता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, विषम चरण यानी पहला और तीसरा, और सम चरण यानी दूसरा और चौथा। अब वर्ण यानी लेटर, इसमें 2 तरह के हैं, लघु यानी शॉर्ट अ, ए, उ, री, और गुरु यानी लॉन्ग आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। सही है, वर्ण 2 तरह के होते हैं। छोटे स्वर जैसे अ, ए, उ, रे, ये लघु कहलाते हैं, और जो बड़े स्वर हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये गुरु कहलाते हैं। और एक खास बात, कुछ छंदों में 4 की जगह 6 चरण होते हैं, जैसे कुंडलिया और छप्पे। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ विशेष छंद हैं जैसे कुंडलिया और छप्पे, उनमें 4 के बजाय 6 चरण होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मात्रा की गणना पर। अब हम सीखेंगे कि मात्राओं को असल में गिना कैसे जाता है। तो ह्रस्व या लघु, इसका मान है 1 मात्रा। हाँ, ह्रस्व या लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है और इसका निशान आय जैसा होता है। इसमें अ, ए, उ, री और चंद्र बिंदु वाले अक्षर आते हैं। और दूसरा है दीर्घ या गुरु। इसका मान है 2 मात्राएं। इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण आते हैं। बिल्कुल, दीर्घ या गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं और इसका निशान एस जैसा होता है। इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग वाले अक्षर शामिल हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है। आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है, जैसे क में जो क है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी नियम है। किसी भी आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, उसे गिना नहीं जाता। अगला टॉपिक है यति, गति और तुक। चलिए, अब हम छंद के 3 और अंगों के बारे में जानेंगे, यति, गति और तुक। यति मतलब याति, छंद पढ़ते समय जहां सांस लेने के लिए रुकना पड़े। यति का मतलब है वो ठहराव या वो विराम जो छंद को पढ़ते समय लिया जाता है। फिर है गति। गति यानी छंद को पढ़ने का लय या प्रवाह। गति का मतलब है वो लय,
वो स्पीड जिससे छंद को पढ़ा जाता है। और फिर तुक, तुक चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति। ये तुकांत भी हो सकता है और अतुकांत भी। हाँ, तुक का मतलब है चरण के आखिर में आने वाले एक जैसे जुनियाने वाले शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में राइमिंग कहते हैं। तो ये तुकांत यानी राइमिंग वाला या अतुकांत यानी बिना राइमिंग वाला हो सकता है। इसमें एक जरूरी बात है, मुक्तक छंद में वर्ण और मात्रा के नियमों का पालन नहीं होता, केवल लय ही प्रधान होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मुक्तक छंद में वर्ण और मात्रा के नियम लागू नहीं होते। इसमें सिर्फ लय या कह सकते हैं कि रिदम पर ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं गण पर, द ग्रुपिंग। वर्ण प्लस वर्ण बराबर एक गण। मतलब 3 वर्णों के समूह को एक गण कहा जाता है। ये केवल वार्णिक छंदों में लागू होता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और लघु यानी आई और गुरु यानी एस के क्रम से गण का निर्धारण होता है। सही है। गण का प्रयोग केवल वर्णिक छंदों में होता है। ये 3 अक्षरों का एक समूह होता है और कौन सा गण है ये लघु और गुरु वर्णों का जो क्रम होता है उसी से तय होता है। और एक फैक्ट, गणों की कुल संख्या 8 होती है। हाँ, ये याद रखना है कि हिंदी छंद शास्त्र में कुल 8 गण होते हैं। अब देखते हैं गण का सूत्र, यमा ताराज भान सलगा। 8 गणों को याद रखने का एक ये सूत्र है, यमा ताराज भानसलगा। इस सूत्र से 8 गण बनते हैं। यगण जिसका पैटर्न है ISS, मगण SSS, तगण SSI, रगण SIS, जगण ISI, भगण SIA, नगण III और सगण IIS। बिल्कुल, इस सूत्र से ये 8 गण बनते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। हर गण का अपना एक लघु गुरु का पैटर्न होता है, जैसे यगण का ISS, मगण का SSS वगैरह। और इस सूत्र के अंत में जो ल है उसका अर्थ है लघु और गा का अर्थ है गुरु। हाँ, सूत्र के आखिर में जो ल आता है उसका मतलब है लघु यानी एक मात्रा, और गा का मतलब है गुरु यानी 2 मात्रा। ये सूत्र को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब देखते हैं छंद के भेद। ठीक है, अब हम छंद के प्रकारों के बारे में जानेंगे। 3 मुख्य भेद हैं। मात्रिक छंद यानी मात्रिक, ये मात्राओं की गणना पर आधारित है। फिर है वर्णिक छंद यानी वर्णिक, जो वर्णों की संख्या और क्रम पर आधारित है। और तीसरा है मुक्तक छंद, मुक्तका, जो नियमों से मुक्त आधुनिक कविता है। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मात्रिक छंद, जो मात्राओं की गिनती पर आधारित है। दूसरा, वर्णिक छंद, जो वर्णों की संख्या और उनके क्रम पर। और तीसरा, मुक्तक छंद, जो वो इन नियमों से आजाद होता है और आधुनिक कविताओं में इस्तेमाल होता है। और एक परीक्षा तथ्य, हिंदी की अधिकांश परीक्षाओं में मात्रिक छंद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, तो परीक्षा की तैयारी के लिए ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर सवाल मात्रिक छंद से ही आते हैं। तो फिर मात्रिक छंद का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, अगर मात्रिक छंद के अंदर जो प्रकार है उनको देखेंगे। पहला है सममात्रिक, चारों चरणों में समान मात्राएं। उदाहरण, चौपाई, रोला। सममात्रिक छंद वो होते हैं जिनके सभी 4 चरणों में बराबर मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई और रोला। दूसरा, अर्ध सममात्रिक, इसमें पहला और तीसरा चरण बराबर होता है और दूसरा और चौथा चरण। उदाहरण, दोहा, सोरठा। अर्ध सममात्रिक छंद में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं समान होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में एक जैसी। इसके उदाहरण हैं दोहा और सोरठा। और तीसरा है विषम मात्रिक, इसमें चरणों में असमानता होती है। उदाहरण, कुंडलिया, छप्पय। विषम मात्रिक छंदों के चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है। इसके उदाहरण है कुंडलिया और छप्पय। और परीक्षा के लिए एक जरूरी बात, चौपाई सममात्रिक छंद का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सममात्रिक छंद का सबसे प्रमुख उदाहरण चौपाई है। चारों चरणों में समान मात्राएं, यानी 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। बिल्कुल, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और एक नियम है कि अंत में जगण यानी ISI या तगण यानी SSI वर्जित है। हाँ, चौपाई के चरण के अंत में जगण या तगण का आना मना है, मतलब इनका प्रयोग नहीं किया जाता। और एक दिलचस्प तथ्य है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में
चौपाई छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे ज्यादा चौपाई छंद का ही उपयोग किया है। अब बात करते हैं दोहा की। ये एक अर्धसममात्रिक छंद है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। कुल मिलाकर एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है। और परीक्षा के लिए एक तथ्य, दोहा में तुक यानी राइम हमेशा दूसरे और चौथे चरण में मिलती है। हाँ, दोहा में तुकबंदी हमेशा दूसरे और चौथे चरण के अंत में होती है। अगला है सोरठा। ये भी अर्धसममात्रिक है और ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। सोरठा भी एक अर्धसममात्रिक छंद है और जैसा कि बताया गया है, ये दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका परीक्षा तथ्य, सोरठा में तुक प्रायः विषम चरणों यानी पहले और तीसरे में मिलती है। हाँ, सोरठा में तुकबंदी आमतौर पर पहले और तीसरे चरण के अंत में पाई जाती है। अब आते हैं रोला पर। ये एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और यति 11 और 13 मात्राओं पर। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसकी हर पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति या विराम होता है। अंत में 2 गुरु यानी SS या 2 लघु यानी आय होते हैं। तो दोहा में 13 और 11 अलग अलग चरण हैं, जबकि रोला में 24 मात्रा की एक पूरी पंक्ति है। बिल्कुल, रोला के अंत में या तो 2 गुरु वर्ण होते हैं या 2 लघु वर्ण। और ये दोहा से इसी तरह अलग है कि इसमें 24 मात्राओं की एक ही पंक्ति होती है, जबकि दोहा में 13 और 11 मात्राओं के 2 अलग अलग चरण होते हैं। और एक तथ्य, काव्य मंजूषा में रोला छंद का प्रयोग बहुतायत से मिलता है। काव्य मंजूषा नाम की जो रचना है, उसमें रोला छंद का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं कुंडलियां। ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें दोहा की 2 पंक्तियां और रोला की 4 पंक्तियां होती हैं। कुल मिलाकर 6 पंक्तियां। हाँ, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। ये 6 पंक्तियों का होता है, जिसमें पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं और बाद की 4 पंक्तियां रोला की। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर समाप्त होता है और दोहा का चौथा चरण ही रोला का पहला चरण होता है। इसकी 2 खास पहचान है। पहली, ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म भी होता है, और दूसरी, दोहे का चौथा चरण ही रोला का पहला चरण बन जाता है। और परीक्षा के लिए ये एक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। बिल्कुल, कुंडलिया एक मिला जुला या कह सकते हैं कि संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। अगला है छप्पे। ये भी विषम मात्रिक है। इसमें रोला की 4 पंक्तियां और उल्लाला की 2 पंक्तियां होती हैं, कुल 6 पंक्तियां। छप्पे भी एक विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। ये भी 6 पंक्तियों का होता है, जिसमें पहले 4 चरण रोला के और आखिरी 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। तो इसके प्रथम 4 चरण रोला के यानी 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के यानी 26 या 28 मात्राएं। हाँ, इसके पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं। और एक जरूरी तथ्य, चंद-बरदाई का पृथ्वीराज रासो छब्य छंद का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद-बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में छप्य छंद का बहुत अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रिक छंद। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण मात्रिक छंदों को देखते हैं। बरवै, यह अर्धसम मात्रिक है। 12 और 7 कुल 19 मात्राएं। और ये अवधी भाषा का प्रिय छंद है। बरवै एक अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें 19 मात्राएं होती हैं 12 और 7 पर यति के साथ, और ये अवधी भाषा में बहुत लोकप्रिय है। फिर है गीतिका, अर्धसम मात्रिक, 15 और 13 कुल 28 मात्राएं। गीतिका भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं 15 और 13 पर यति के साथ। और हरि गीतिका ये सममात्रिक है, 16 और 12 कुल 28 मात्राएं। हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं,
16 और 12 पर यति के साथ। और एक फैक्ट, मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद में महारत हासिल थी, इसीलिए उन्हें इसका बादशाह कहा जाता है। अब आते हैं वर्णिक छंद पर। वर्णिक छंद, इसमें वर्णों की संख्या और गणों का क्रम निश्चित होता है। वर्णिक छंद वो होते हैं जिनमें मात्राओं की जगह वर्णों यानी अक्षरों की गिनती होती है और गणों का क्रम भी तय होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। इंद्रवज्रा, जिसमें 11 वर्ण होते हैं। सवैया, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, यह ब्रजभाषा का प्रिय है। और कवित्त या मनहरण, इसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण, सवैया में 22 से 26 वर्ण जो ब्रजभाषा में लोकप्रिय है, और कवित्त जिसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं। और परीक्षा तथ्य, घनानंद और रसखान ने सवैया छंद में अद्भुत रचनाएं की हैं। हाँ, घनानंद और रसखान जैसे कवियों ने सवैया छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अब देखते हैं मुक्तक छंद, फ्री वर्स। ये वर्ण और मात्रा के बंधन से मुक्त है। मुक्तक छंद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वर्ण और मात्रा के नियमों से पूरी तरह आजाद होता है। इसमें केवल नाद सौंदर्य और भाव प्रवाह पर ध्यान दिया जाता है। ये आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख शैली है। हाँ, इसमें केवल ध्वनि की सुंदरता और भावों के प्रवाह पर ध्यान दिया जाता है, और ये आज की हिंदी कविता की मुख्य शैली है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है। निराला जी की कविता जूही की कली मुक्तक छंद का प्रथम उदाहरण मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली को हिंदी में मुक्तक छंद का पहला उदाहरण माना जाता है। अंत में एक परीक्षा सारांश। ठीक है, अब परीक्षा के लिए एक संक्षिप्त सारांश देखते हैं। चौपाई प्रकार है सम और मात्रा गणना है 16-16। चौपाई सममात्रिक, हर चरण में 16 मात्राएं। दोहा प्रकार है अर्धसम, मात्रा गणना है 13-11। दोहा अर्ध सममात्रिक, 13 और 11 मात्राएं। सोरठा अर्धसम, मात्रा गणना 11-13। सोरठा अर्ध सममात्रिक, 11 और 13 मात्राएं। रोला सम, मात्रा गणना 24, जिसमें 11-13 पर यति है। रोला सममात्रिक, 24 मात्राएं, 11 और 13 पर यति। कुंडलिया विषम, जो दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। कुंडलिया विषम मात्रिक, जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। और बरवे अर्धसम, मात्रा गणना 12-7। बरवे अर्ध सममात्रिक, 12 और 7 मात्राएं। और एक बात याद रखें, छंद पहचानते समय सबसे पहले चरण की मात्राएं गिने। और अंत में ये याद रखना है कि किसी भी छंद को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले उसके पहले चरण की मात्राओं को गिना जाए।